नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज हम दो बड़ी कॉमन सिम्टम्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। इनमें से एक है हेडेक और दूसरी है बैकएक। पहले हम हेडेक से स्टार्ट करते हैं। हेडेक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो एक आम आदमी अक्सर लेकर डॉक्टर के पास आता है और उसका कारण ढूंढने की कोशिश करता है और उसका इलाज कराना चाहता है। तो जब हेडेक का पेशेंट किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास या फिजिशियन के पास आता है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेडेक के मल्टीपल कॉजेज होते हैं। इट इज ए मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम और इनमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन का जहां तक मतलब है कि लोगों का जो दोनों आईज का फोकस होता है अक्सर वो ठीक नहीं होता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं और आई स्ट्रेन यूजुअली डिटेक्ट होने में काफी देर लग जाती है। तो इस तरह के मरीज जिनको आई स्ट्रेन होता है, जिनमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स वीक होती हैं, उनका फोकस ठीक से नहीं बन रहा होता है और कभी कभी ऐसा बहुत माइनर डिफरेंस दोनों आईज की जो आईसाइट है उसमें होता है, जो पढ़ने में तो प्रॉब्लम नहीं करता लेकिन कंटिन्यूअस देखते रहने से हेडेक बहुत होता है। तो एक आई स्ट्रेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ पेशेंट आते हैं हेडेक लेके और बहुत अनडिटेक्टेड रहता है अक्सर, तो इसको जरूर देख लेना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है आई साइट का वीक होना। काफी लंबे समय तक लोग जो है नेग्लेक्ट करते रहते हैं कि उनकी आई साइट वीक हो गई है। स्पेशली 45 प्लस एज में जब लोगों को चश्मा टेस्ट कराने की जरूरत है, चश्मा लगाने की जरूरत है, वो नहीं लगा रहे होते हैं, चेकअप नहीं करा रहे होते हैं आईज का। अगर उनके आई चेकअप में उनको लगता है कि चश्मे की जरूरत है तो उनको लगाना चाहिए, नहीं तो अक्सर हेडेक का प्रॉब्लम उनको रहेगा। तीसरा जो एक और प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ इंडिया में लोग इसको मानते नहीं है कि मार्जिनली जो बीपी हाई होता है उसको लोग नॉर्मल मान के चलते हैं। बीपी अगर थोड़ा भी हाई रहता है तो अक्सर वो हेडेक से प्रेजेंट कर सकता है। स्पेशली जो हमारा बैक ऑफ द हेड होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक जिसे कहते हैं, अगर ऑक्सीपिटल रीजन में किसी को हेडेक हो रहा है तो यूजुअली ये साइन होता है कि आदमी का जो बीपी है वो बढ़ा हुआ है, उसको किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए और अपना बीपी का इलाज कराना चाहिए। अगर वो बीपी की रेगुलर मेडिसिन लेगा तो हेडेक उसको नहीं होगा। जो दूसरी चीजें हैं, एक और है जो बहुत ही लोग उसको बहुत मान के चलते हैं कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिसे कहते हैं स्ट्रेस। ये वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं, आदमी की लाइफ में डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं, तो अलग अलग तरह के स्ट्रेस हर आदमी उनको किस तरह से कंट्रोल करता है, किस तरह से हैंडल करता है, ये हर एक आदमी का डिफरेंट होता है। अगर कोई आदमी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यूस स्ट्रेस में है, तो दैट स्ट्रेस ऑल्सो कैन प्रेजेंट लाइक हेडेक। इन लोगों को भी हेडेक बहुत होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट या फिजिशियन के पास जाना चाहिए। अगला जो कॉमन कॉज है हेडेक का और अक्सर लोग उसके बारे में काफी बातें भी करते हैं, वो है माइग्रेन। इसको हम वैस्कुलर हेडेक भी कहते हैं, जिसमें कई बार ये कॉन्जेनाइटल भी होता है, कई बार बाद में डेवलप होता है। और इसमें क्या होता है कि जो खून की नसें होती हैं जो स्कैल्प में सप्लाई कर रही होती हैं वो सडन स्पाज्म में चली जाती हैं। उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रिगर होती हैं और अचानक ही आदमी को बहुत तेज हेडेक होता है। इनके फैक्टर्स जो हैं अगर आप उनको एलिमिनेट कर लें तो डे टू डे लाइफ में, तो आपका हेडेक, माइग्रेन का जो हेडेक है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ये फैक्टर्स हैं जैसे कि तेज सनलाइट में एकदम से जाना बिना सनग्लासेस के। दूसरा है कि बहुत तेज म्यूजिक या डीजे पे चले जाना, बहुत तेज आवाजें, नॉइज पोल्यूशन, स्पेशली जो सड़क पे हम जा रहे हैं हॉर्न बज रहे होते हैं, तो ये सब जो है इनसे ये माइग्रेन जो है ट्रिगर हो जाता है। एक और चीज है जिसको लोग अक्सर उनको समझ नहीं आता है कि हेडेक क्यों हो रहा है, जो लंबे गैप होते हैं खाने में। आपके जो मल्टीपल जो मील्स हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर इनमें कोई मील आपका मिस हो जाता है और खाने में लंबा गैप हो जाता है तो आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होने लगता है ब्लड में और उससे जो है माइग्रेन फिर ट्रिगर हो जाता है। तो ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है और अक्सर हमारे यहाँ फास्टिंग की एक प्रथा है, व्रत रखने की जो प्रथा है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, तो उसकी वजह से भी हेडेक जो है बहुत ट्रिगर होता है। वो दोनों तरह का हेडेक होता है, हाइपोग्लाइसीमिक हेडेक भी होता है और हाइपोग्लाइसीमिया से माइग्रेन भी ट्रिगर हो जाता है। तो ये सब कारण है जिनको हम अपने आप ही अपने लाइफ स्टाइल में एलिमिनेट कर सकते हैं और इस हेडेक को अच्छे से कंट्रोल करके रख सकते हैं।
तो इसमें मल्टीपल मील्स लेने चाहिए, लंबे गैप नहीं होने चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए और स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो बड़े रीजन्स हैं हेडेक के, जिनको हम पहले ही सोचने लगते हैं, एक्चुअली उनको सबसे बाद में सोचना चाहिए, जैसे कि स्ट्रक्चरल लीजन्स हैं ब्रेन में, जो ऑर्गेनिक कॉजेज जिनको कहते हैं हम, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर या कोई इन्फ्लेमेटरी लीजन जैसे कि टीबी है, इन्फेक्शन है कोई और। तो ये जो इन्फेक्शन और न्यूरोप्लास्टिक कोज है, ट्यूमर्स वगैरह, ये सबसे लास्ट में आते हैं। लेकिन अगर किसी को कंटिन्यूस हेडेक बना हुआ है और किसी मेडिसिन से, फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद आपने अपना आई स्ट्रेन एक्सक्लूड कर लिया, आपने आईसाइट देख लिया, आपने अपना माइग्रेन एक्सक्लूड कर लिया, फिर भी आपको दवाई देने के बाद ठीक नहीं है, बीपी भी ठीक है, तब हम सोचते हैं कि शायद कोई और कॉज हो सकता है, जिसके लिए हमको इमेजिंग की सहायता लेनी पड़ती है और इमेजिंग करके देखना पड़ता है, जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई। ये अच्छी इमेजिंग टेक्निक्स हैं और इनको अगर हम करके देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कोई अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है टीबी जैसा, या कोई एक पेट के अंदर का कीड़ा होता है जिसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, वो कोई कॉज तो नहीं है। तो इनको आज की तारीख में चेक करना, डायग्नोज करना बहुत इजी है। अगर आप प्रॉपर इनको किसी फिजिशियन, न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे तो इजीली इनको डायग्नोज किया जा सकता है। न्यूरोसर्जन का रोल इसमें तब आता है जब कोई ब्रेन ट्यूमर है या कोई ऐसी लीजन है जो ब्रेन के अंदर ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे हमारे ब्रेन को प्रेस करता जा रहा है, आसपास की स्ट्रक्चर्स को। तो अगर हेडेक के साथ कोई ऐसी सिम्टम आ रही है जिसमें कि हमारा कोई फंक्शन कम हो रहा है बॉडी में, तो डेफिनेटली हमको न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए और इमेजिंग करा के अगर डायग्नोसिस ऐसी बनती है तो ब्रेन ट्यूमर या कोई इन्फ्लेमेशन है, उसका ट्रीटमेंट न्यूरोसर्जन से लेना चाहिए। आज की तारीख में न्यूरोसर्जरी ट्यूमर्स के लिए हमारे पास बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इंक्लूडिंग न्यूरो नेविगेशन। इसमें इंट्रा ऑपरेटिवली ड्यूरिंग सर्जरी हमें पता रहता है हम ब्रेन के किस हिस्से में काम कर रहे हैं और नॉर्मल ब्रेन को कैसे बचा के बाकी ट्यूमर को कैसे निकालना है और किस तरह से आपके हेडेक को भी परमानेंट निजात मिल जाती है और आप ठीक हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हेडेक।